हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर एक बेटर एज मिलेगी। बट उन लोग के पहले आप लोग मेरे साथ में साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे हिंदू एनालिसिस की यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप यहाँ पर बिल्कुल से मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अभी 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ में SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस मेरे द्वारा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को 20 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी पढ़ाई करो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता क्योंकि आज सैटरडे है, तो हम लोग टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि एडिटोरियल के अंदर क्या खास है। द स्टार्क रीजन वाई द बेंगलुरु इज सिंकिंग। रिसेंटली बेंगलोर का फ्लड देखने को मिला है। ठीक है, अब ये जो अर्बन फ्लडिंग होती है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। 2020 के अंदर हैदराबाद और पुणे की अर्बन फ्लडिंग के ऊपर आए। 2014 और 16 के अंदर भी हम लोगों को अर्बन फ्लडिंग के केसेस जो है मतलब क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। साथ में फ्लड और ड्रॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है। हर साल एक दो क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग से रहे या वो किसी और चीज से रहे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि देखो यार, अर्बन फ्लडिंग जो हुई मतलब बेंगलोर के अंदर जो बाढ़ आई, वो बाढ़ का कारण बड़े पैमाने पे देखा जाए तो तालाब का कम होना, वाटरशेड का घटना, साथ में वेटलैंड का खत्म होना वगैरह वगैरह। अगर आप बेंगलोर को गए हो गए या देखा होगा तो बेंगलोर ने अपना बहुत विस्तार किया, मतलब एरिया बहुत बड़ा है। पहले क्या हुआ था कि एक शहर हुआ करता था। आज भी आप कई सारे छोटे शहर देखते होगे ना, तो शहरों के पास में छोटे छोटे गांव होते हैं और छोटे छोटे टाउन होते हैं। जब ये शहर डेवलप होता है तो आसपास के गांव भी थोड़े थोड़े डेवलप होने लगते हैं। अगर ये मेट्रोपॉलिटन बनता है तो आसपास के जो गांव यानी कि विलेज है ये भी सिटी बनने की शुरुआत हो जाती है इनकी। धीरे धीरे करके क्या होता है कि सिटी जो है वो मर्ज हो जाती है और यहाँ पर पूरा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो बनती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर भी ऐसी 6 सिटियों को की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला के बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बनी हुई है, जिसके अंदर आसपास के शहरों को बेंगलोर से जोड़ा गया, जिसके अंदर लैंड रिकॉर्ड बदले गए, लैंड रिकॉर्ड अलग किए गए, जिसके अंदर किसी के लैंड रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किए गए तो करप्शन भी किया गया उन्हीं लैंड रिकॉर्ड के अंदर। जो कैचमेंट एरियाज थे, जो लेक थे, तालाब थे, वेटलैंड थे, उन सबको बूड़ दिया गया, उन सबको दबा दिया गया और वहां पर क्या किया गया, शहर बनाने की शुरुआत कर दी गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो है वो बना दिए गए। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जो आवश्यकता थी पानी के रन ऑफ करने की वो जगह बची नहीं, जिसके कारण से बाढ़ आना तो स्वाभाविक है। साथ में यहाँ पर ही कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया। देखो पहले अगर आप देखोगे तो रोड हुआ नहीं करती थी, कंक्रीट रोड नहीं थी, मतलब जैसे आज कंक्रीट दिखती है ना वैसी नहीं थी। पहले ना कच्चे रोड हुआ करते थे, सॉइल वगैरह हुआ करती थी, तो सॉइल की वजह से क्या होता था, पानी जो है वो अंदर रिस जाता था। अब क्या हुआ है कि कंक्रीट रोड है, इसके अंदर पानी इतना जल्दी अंदर रिसता नहीं है। पानी जब अंदर रिसता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है। दूसरा क्या है कि यार ये जो बाढ़ का एक मेन कारण होता है, बाढ़ का मेन कारण ये नहीं है कि पानी ज्यादा गिर गया। बाढ़ का जो मेन कारण है वो ये है कि यार पानी जो है वो जमीन के अंदर गया नहीं, क्योंकि पेड़ भी कट गए, क्योंकि जो तालाब वगैरह है वो भी नष्ट हो गए। इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि ये बाढ़ वगैरह जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ठीक है सर, मतलब आप चाह रहे हो कि हम लोग पुराने वाले समय पे चले जाएं। ठीक है, तो हमारे डेवलपमेंट का क्या होगा, यूरोप यूएस जैसे डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर सकते क्या? देखो यार, यूरोप और यूएस ये जो देश हैं, इन देशों के अंदर भी पहले हमारे जैसी हालत थी, मतलब इनके अंदर भी कंस्ट्रक्शन काफी फ्रेंजी वे में हुआ है, काफी करप्शन वहां पर भी देखने को मिलेगा, लोगों ने काफी सफर भी वहां पर किया है। इन सारी प्रॉब्लमों के बीच में उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उस समय पे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होने की शुरुआत हो रही थी। उस समय पे इन्वायरमेंट चेंज नहीं हुआ था, अब हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है और लगातार हो रहा है।
ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग और इस तरीके के डेवलपमेंट करेंगे जो कि इन्वायरमेंट को खराब करेगा, तो फिर इन्वायरमेंट जो है वो अपने क्लेम मांगने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्राइसिस इस तरीके के और देखने को मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को सजग होना काफी ज्यादा जरूरी है। बेंगलोर जो शहर है वहां पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, है ना, तो इस कारण से थोड़ा सा डेवलपमेंट करना इजी भी है, क्योंकि कई सारी चीजों में बेंगलोर ने सक्सेस अचीव की है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर, सोलर वाटर हीटिंग के अंदर, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज के अंदर, स्टॉपेज ऑफ लिटरिंग के अंदर, इन सारी चीजों में बेंगलोर ने सक्सेस हासिल की है। अब जरूरी है तो वाटर को मैनेज करने में और क्लाइमेट चेंज को रोकने में, जिसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेंगलोर को कुछ फेस करने को मिलेगी वो है लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। देखो इंस्टीट्यूट तो बहुत है, जिसके अंदर आप बीबीएमपी देखोगे, पंचायत देखोगे, वहां पर बीडीए देखोगे, बीएमआरडीए देखोगे, इतनी सारी संस्था ही संस्था है। पर जब इतनी सारी संस्था है तो इन संस्थाओं के बीच में पहला तो कॉपरेशन नहीं है, दूसरी तरफ ये जो संस्थाएं हैं ये काफी आउटडेटेड हो चुकी हैं। तो हम लोगों को इतनी सारी अलग अलग संस्थाओं की आवश्यकता नहीं है। मल्टीपल संस्थाओं से इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है और इम्प्लीमेंटेशन बिगड़ता है। क्यों इम्प्लीमेंटेशन बिगड़ता है? क्योंकि आपस में एक दूसरे का ही रास्ता काटते रहते हैं ये लोग। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को ये चाहिए कि यार जो संस्थाएं हैं वो बेटर रूप से काम करें। बेटर रूप से काम कैसे करें? कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें। एक संस्था बने, मल्टीपल संस्था ना बने, जिसके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर लगभग वो जो 11 संस्थाएं हैं वो एक साथ आ जाए म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी के अंदर और इंडिपेंडेंट रूप से काम करे, जिसके बाद में जितने भी अलग अलग लैंड होल्डर हैं बेंगलोर के अंदर वो सब रिस्पॉन्सिबल हो, आंसरेबल हो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को। चाहे वो डिफेंस मंत्रालय हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे अथॉरिटी हो, वो सब के सब प्लानिंग कमेटी को आंसरेबल हो। और प्लानिंग कमेटी के अंदर 11 इंडिपेंडेंट प्लानिंग अथॉरिटी जो आ जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अभी क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे नाली साफ करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई सफाई वाली, तो दूसरी आ गई सीवेज वाली, दोनों आ गई। अब दोनों के बीच में क्लैशेज हो गए। इसको सॉल्व करने वाला कोई तो होना चाहिए। अब कोर्ट में थोड़ी जाएंगे। फिर दोनों ने बोला कह रहे तुम कर लो तुम कर लो, दोनों ने काम नहीं करा, तो कोई एक होना चाहिए जो यहाँ पे ऑर्डर दे, तो वो म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी हो सकती। तो उसकी बात सबसे पहले करो, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अपना बेटर करो। दूसरा क्या है कि टफ डिसीजन लेना सीखो। टफ डिसीजन लेना सीखो मतलब क्या कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हम लोगों को कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेंगे जो आसान नहीं हो। डेवलपमेंट को कम करके क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को टैकल करना, ठीक है, स्टील वगैरह अपनी कम्युनिटी को टफ डिसीजन लेने के लिए मजबूर करना, फ्लड कंट्रोल के लिए काम करना, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट जो सिटी पे हो रहे हैं उनको कम करना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अंदर अभी हम लोग कार वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, बस और इन सारी चीजों का प्रयोग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करना, कच्चे रोडों का उपयोग करना इंस्टेड ऑफ कंक्रीट रोड, पेड़ों को वापस से उगाना, डीकॉन्क्रीटाइजेशन करना, गार्बेज को हटाना, प्रॉपर सीवेज लगाना, पुराने वाले तालाब वगैरह को रिस्टोर करना, टैंकबेड को रिस्टोर करना, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे और इन टफ डिसीजन को लेने के लिए वो पॉलिटिक्स भी हम लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। आप समझना कि भारत के अंदर या फिर विश्व के अंदर जो लोग हैं वो अब चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें, चाह रहे हैं बस, पर कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो विलफुल नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम लोग पॉलिटिक्स ऐसी चुने जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नहीं, जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम करे। देखो पॉलिटिक्स क्या बात करती है और पॉलिटिक्स क्या काम करती है, वही काम करती है जो लार्ज पब्लिक ओपिनियन होता है। उनको भी तो अगले साल इलेक्शन जीतना है। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमी की आज हम लोग मांग कर रहे हैं, पर इकोनॉमी के साथ में इन्वायरमेंट की भी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मांग रखना जरूरी है। साथ में ऐसे लीडर को चुनना जरूरी है जो हमें एक्सप्लॉइट ना करे, हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। इसके अलावा मूविंग आउट ऑफ द शेडो फ्रॉम साइलेंस टू द असर्शन। देखो यार रिसेंटली हम लोगों को एक अलग ट्रेंड देखने को मिला। पहले जो मुस्लिम महिलाएं हुआ करती थी, ये मुस्लिम महिलाओं के साथ में कभी भी शादी के अंदर या मैरिज के अंदर कुछ होता था तो ये साइलेंटली या तो उसको झेलती रहती थी या फिर साइलेंटली अपने पति के आने चली जाती थी चुपचाप। कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो महिलाओं के द्वारा नहीं लिए जाते थे, क्योंकि महिलाओं के पास में
वो पावर भी नहीं थी, है ना। अगर मुस्लिम लॉज की बात करें तो मुस्लिम लॉज के अंदर क्या हुआ, दीज आर द पर्सनल लॉज। वो पर्सनल लॉज जो है ना वो कोडिफाई नहीं हो पाए थे मुस्लिम के। हिंदू लॉज को कोडिफाई कर दिया था, और जब हिंदू लॉज को कोडिफाई किया गया ना तो हिंदू लॉज के अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि जो पेट्रियार्की है वो थोड़ी सी कम हो गई, कि महिलाओं को भी बराबर अधिकार दे दिया कि आप भी डाइवोर्स दे सकती हो अपने पतियों को, ठीक है। तो महिलाओं को अधिकार मिलने की शुरुआत हो गई क्योंकि हिंदू लॉ में कोडिफाई हुआ, पर मुस्लिम लॉ में कोडिफिकेशन हुए नहीं, जिसके कारण से ये आज भी रिलीजियस है बहुत ज्यादा। जिसके कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर महिलाओं का शोषण ज्यादा हो गया, क्योंकि रिलीजन पेट्रियार्कल ज्यादा होता है, और रिलीजन जब पेट्रियार्कल ज्यादा होता है तो वही चीज हम लोग को देखने को मिली, जिसके कारण से महिलाओं का शोषण जो है वो हम लोग को देखने को मिला। अब रिसेंटली हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि 2017 के अंदर जब हाईकोर्ट के द्वारा ट्रिपल तलाक बिल के ऊपर, ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल कह रहा हूं, ट्रिपल तलाक के ऊपर अपना डिसीजन दिया गया, इवन तलाके खुला को भी अपग्रेड किया गया, कहा कि यार महिलाएं जो है वो तलाक दे सकती है अपने पति को केवल मेहर को एक्सचेंज करने के बाद, जिसके बाद में महिलाओं के अंदर अब जागरूकता आ रही है और अपने अधिकारों की मांग जो है वो मुस्लिम महिलाएं सामने रख रही है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि रिसेंटली गाजियाबाद के अंदर तलाक हसन के खिलाफ एक पिटीशन दायर किया एक महिला के द्वारा, जिसके अंदर तलाक खुला की बात की गई, कहा गया कि हमारे पास तलाक देने का अधिकार है कि नहीं। वैसे ही आप हिजाब का केस देखोगे तो मुस्लिम महिलाएं ही आपको देखने को मिलेगी जो हिजाब के केस के अंदर उभर के आएंगी, जो कहेगी कि हमारे पास में भी कल्चरल राइट है, जो कहेगी कि हमारे पास में भी रिलीजियस राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर रही है और अपने जो धर्म के ग्रंथ हैं उनको कोट कर रही है, कुरान के वर्सेस को, शरीयत के वर्सेस को यहाँ पर कोट कर रही है, जो दिखाता है कि कुरान जो कभी मोनोपोली के रूप में यूज किया जाता था मुस्लिम क्लास में भी, प्रिस्टली क्लास के द्वारा, उसको इंटरप्रेट करने की शुरुआत महिलाओं के द्वारा भी की जा रही है। नौ जजेस आपको याद होगा तो महिलाओं के इसमें पर्दा सिस्टम चलता है, तो जब महिलाओं के ऊपर मतलब जो मुस्लिमों के अंदर महिलाओं के ऊपर पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू हिंदुओं के अंदर अभी भी है पर इतना ज्यादा नहीं है, तो महिलाओं ने भी अपने अधिकार को क्लेम करना शुरू किया। कहा कि इस्लाम के कानून में तो फिर पुरुषों के खिलाफ भी पर्दा सिस्टम है, पुरुषों को भी कहा गया है कि आपको ड्रेस पहनना है नेवल से लेके नी के रीजन में, तो यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्टली फॉलो द पर्दा सिस्टम, अगर हम लोगों से फॉलो करा रहे हो तो। साथ में महिलाएं जो हैं मुस्लिम महिलाएं, उनके द्वारा मॉस्क में एंटर करने की मांग की जा रही, क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर, इस्लाम के अंदर महिलाओं को मॉस्क में जाने नहीं दिया जाता, केवल आदमी ही जा पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हाजी अली दरगाह केस वगैरह जो हुए, उनके जरिए महिलाएं क्या मांग कर रही है, महिलाएं ये मांग कर रही है कि हम लोगों को भी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाने का अधिकार है, और उसके बाद में ये सारे केसेस जीत भी रही हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जब पिछले साल विरोध हुआ, उसके अंदर आपको कोई ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडरशिप बाहर आती हुई नहीं दिखेगी, आपको महिलाएं बाहर आती हुई दिखेंगी। तो महिलाओं के इसमें जागरूकता जो है वो आ रही है इस्लाम में, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ ऑब्स्टेकल है, जैसे तलाक खुला। तलाक खुला एक ऐसा तलाक है जिसके जरिए महिलाएं तलाक दे सकती, तलाक हसन, अहसन और बिद्दत तो अब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो तलाक है ये एक पुरुष देता है महिला को, पर महिला जो है वो पुरुष को इस्लाम के अंदर खुला के जरिए तलाक दे सकती है। पर अभी भी कई सारी पिछली क्लास का मानना यह है कि खुला के जरिए अगर आप तलाक दे रहे हो तो आपको पहले हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं तलाक हसन और अहसन के अंदर आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आदमी जो है वो महिला की परमिशन लिए बगैर भी उसे तलाक दे सकता है। साथ में निकाह हलाला केस जो है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो ये इश्यूज अभी थोड़े से देखने को मिल रहा है, इनको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। इसके अलावा खबरों के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, GS2 के अंदर क्या खास है, तो कल मैंने एक वीडियो बना के डाला भी है। इंडिया चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर डिसएंगेजमेंट हुआ है हॉट स्प्रिंग रीजन के अंदर, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो पाथफाइंडर के ऊपर मेरा लेक्चर है, उसको देख लो। जब ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15, अब पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के ऊपर हुआ है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A के ऊपर पहले ही हो चुका है ना, गलवान वैली के ऊपर पहले ही हो चुका है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ठीक है। पेंगोंगसो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक के ऊपर पहले ही हो चुका है।
डेमचौक रीजन और देप्सांग प्लेन पे स्टैंड ऑफ को डिसंगेज करना भी बाकी है। अब वहां पर क्या कंसर्न है वो मैंने उस वीडियो के अंदर कवर किए हुए हैं, आप उस वीडियो को अलग से देख सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या कि चाइना और इंडिया ने जब 15th पेट्रोलिंग पॉइंट से डिसंगेजमेंट किया तो इंडिया और चाइना की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट के रूप में ये भी आया कि हम लोग दोनों मिलके जो दूसरी जगह है वहां पर से भी डिसंगेजमेंट पीसफुल और शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। इंडिया के पर क्लेम, इंडिया कहता है कि हम लोगों को स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, चाइना उसको ओपनली मना कर दिया। चाइना ने कहा कि स्टेटस को मेंटेन नहीं होगा क्योंकि चाइना ने स्टेटस को नहीं तोड़ा, इट इज द इंडिया जिसने स्टेटस को तोड़ा है और इंडिया चाइना की बॉर्डर के अंदर ट्रांसग्रेस कर गया। ऐसी बातें चाइना ने करी। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई आया है। इस रिप्लाई को बॉल 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 कॉमेंट्री के रूप में पढ़ना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है इंटरनेट शटडाउन के क्या इश्यूज हैं, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी गाइडलाइन दी गई थी सारे राज्यों को और सारी सरकारों को, सारी कंपनियों को कि इंटरनेट शटडाउन के कम कैसे करना। वर्ल्ड में भी इस चीज के ऊपर आवाज उठाई जा रही है। साथ में जम्मू कश्मीर के रीजन के अंदर जब ये हुआ था इंटरनेट शटडाउन तो एक अलग से केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एक इशू ऐसा इंटरनेट शटडाउन का जो कंटेम्प्रेरी इशू है। अब इसके बारे में समझते हैं कि यार ये इंटरनेट शटडाउन की वजह से लफड़ा क्या होता है। देखो कभी भी क्या होता है, कहीं पे ऐसा होता है कि इनस्टेबिलिटी या पब्लिक ऑर्डर के बिगड़ने की सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन में मिस इन्फॉर्मेशन फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनेट को शटडाउन कर दिया जाता है। पर यहां पर फिर प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंटरनेट शटडाउन के अंदर। इसको इंटरनेट को शटडाउन कर दोगे तो आज भारत बदल रहा है, आज पूरा विश्व बदल रहा है, जिसके अंदर इंटरनेट केवल इंटरनेट नहीं रह गया। इंटरनेट आज एक बिजनेस का साधन रह गया, इंटरनेट आज एक सर्विस का साधन है। इंटरनेट जो है वो सहूलियत देता है, इंटरनेट जो है वो काम करना, कम्युनिकेशन डेवलप करना, कई सारी चीजों के अंदर काम करता है। आप इंटरनेट को शट डाउन कर दोगे तो उसकी वजह से कई सारे सेक्टर के ऊपर असर पड़ेगा, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक चीज के ऊपर इंटरनेट शटडाउन का असर पड़ता है। एजुकेशन और प्लानिंग के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन टूटता है, कम्युनिकेशन टूटता है तो अब आप याद करना कि यार मतलब जैसे इमेजिन करना कि यार अस्पताल के अंदर एक व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ऐसी कंडीशन में किसी डॉक्टर के साथ में कांटेक्ट करना है, उसको फोन नहीं लग पा रहा है, मैसेज हो नहीं पा रहा है, इंटरनेट का प्रयोग करना पड़ेगा। या फिर कि कोई व्यक्ति घर में बहुत बीमार है, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसके साथ वाले को नहीं पता है कि आसपास कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है या एम्बुलेंस की सुविधा किस रूप से उपलब्ध है। ऐसी कंडीशन में वो गूगल करता है, पर इंटरनेट ना होने की वजह से वो गूगल नहीं कर पाए, जिसके कारण से वो अपने साथीगण को बचा नहीं पाएगा। हेल्थ की क्राइसिस जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ में इंटरनेट एक जरिया है लोगों से कम्युनिकेट करने का। ठीक है, जब इंटरनेट एक जरिया है लोगों से कम्युनिकेट करने का, तो जब आप किसी और शहर में रहने जा रहे हो, जैसे आप मान लो जम्मू कश्मीर में घूमने गए, वहां पर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया, जिसके कारण से पब्लिक ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से रुक गया, साथ में इंटरनेट का शटडाउन लगा दिया गया। अब लोग आपसे, आपके फैमिली वाले कांटेक्ट करेंगे तो करेंगे कैसे? ऐसी कंडीशन में मेंटल ट्रॉमा आप में भी और आपकी फैमिली में भी क्रिएट होगा। साथ में देयर इज द इशू ऑफ राइट्स। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि हम लोग के पास में फ्रीडम टू चूज आवर प्रोफेशन है, हम लोग हमारे प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, उसके अनुसार उसे चला भी सकते हैं। पर अगर मेरा प्रोफेशन इंटरनेट के ऊपर है, अगर मैं कोई सी जॉब कर रहा हूँ पढ़ाने की, जैसे वेरोनिका मैम उस जम्मू कश्मीर में रहती हैं, तो जब इंटरनेट शटडाउन हुआ था तो शी वॉज नॉट एबल टू मेक क्लासेस। तो ये इशू भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो राइट टू हैव देयर प्रोफेशन है वो वायलेट होता है। इंटरनेट एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, तो ये हम लोगों को मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट है तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर इंटरनेट को शट डाउन किया जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में राज्य को कुछ काम करने चाहिए, जिसके अंदर राज्य को रिफ्रेन करना चाहिए इंटरनेट शटडाउन से,
और अगर इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है, देयर शुड बी अ रीजनेबल ग्राउंड। पहला तो लेजिटिमेट और रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, दूसरा प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे कहीं पे किसी घर में चूहा मर गया, या फिर किसी घर में पति पत्नी आपस में लड़ लिए, ऐसी कंडीशन में पूरे राज्य के अंदर इंटरनेट शटडाउन तो नहीं लगाओगे। लेजिटिमेट रीजन तो है कि ठीक है चलो पति पत्नी लड़ लिए, पर प्रोपोर्शनल नहीं है ना, उस लेवल का भी होना चाहिए। कहीं पे एक आदमी का मर्डर हो गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये बड़ा मुद्दा तो है, पर पब्लिक ऑर्डर थोड़ी बिगड़ रहा है इससे, तो इंटरनेट शटडाउन करने की आवश्यकता नहीं है। नॉट जस्ट अ नेसेसरी लेजिटिमेट एम बट ऑल्सो अ प्रोपोर्शनल लेजिटिमेट एम दैट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू द स्टेट टू डू इंटरनेट शटडाउन। साथ में कंपनी को कहा गया, कई बार क्या होता है कि दूरदराज के इलाकों के अंदर इंटरनेट की सुविधा पहुंच नहीं पाती है, वो भी एक प्रकार का डिसरप्शन है। कई बार इंटरनेट होता है फिर अचानक से कट जाता है, तो उन डिसरप्शन को रोकने के लिए सारे स्टेक होल्डर के साथ में मिलकर बातचीत करो। इसके अलावा एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है एनसीईआरटी, जिसके अंदर पता लगा है कि लोगों को बेसिक रीजनल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं है। मतलब ऐसे बच्चे जो तीसरी तक पढ़े हुए हैं, वो अपनी भाषा के बारे में ही उसे पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जान पाते, प्रोफिशिएंसी नहीं। हिंदी की बात करें तो केवल 53% लोग बच्चे लगभग 18 राज्य के अंदर तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, पर हिंदी के अंदर प्रोफिशिएंसी केवल 53% बच्चों में, 47% बच्चों के पास में हिंदी में प्रोफिशिएंसी नहीं है। हिंदी में लिमिटेड नॉलेज है, या फिर नॉलेज ही नहीं है, या फिर बहुत ही कम नॉलेज है। साथ में रीडिंग और राइटिंग के अंदर काफी दिक्कत आती है हिंदी लिखने में। नॉट जस्ट हिंदी, दूसरी रीजनल लैंग्वेज, महाराष्ट्र के अंदर मराठी, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु, कर्नाटक और केरला जैसे राज्यों के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिला है कि बच्चे जो हैं वो अपनी मातृभाषा के लिए जो सजगता है वो नहीं है। साथ में लिमिटेड स्किल्स है, जानते नहीं है भाषा के बारे में, लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना बोलना ठीक से नहीं जानते हैं। 67% बच्चे जो हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं आसामीज और मेघालय के अंदर। 56% केरला के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो मलयालम नहीं बोल पा रहे हैं। 59% गोवा के अंदर बच्चे ऐसे हैं जो कोंकण नहीं बोल पा रहे हैं, लिख नहीं पा। 86,000 लोग बच्चे लगभग 10,000 स्कूलों के अंदर इस स्टडी के अंदर कवर किए गए और उसके बाद में ये रिजल्ट निकाला गया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पावर देता है कि हम लोग हमारी रीजनल भाषाओं को, हमारी जो भाषाएं हैं, हमारा जो कल्चर है, भाषा क्या होती है, भाषा एक प्रकार का कल्चर है, किसी रीजन की एक भाषा है वो उस रीजन का कल्चर है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार लोगों को दिया गया है आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भारत के अंदर आज के समय पे 10,000 से कम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली 700 से अधिक भाषाएं इंडेंजर्ड भाषाएं यूनेस्को के अंदर, कम लोग ये भाषाएं बोल रहे हैं, जिसके कारण से वो जो प्रोटेक्शन ऑफ आवर कल्चरल राइट्स है वो नहीं मिल पा रहा है। आर्टिकल 350 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझना कि 3rd क्लास तक रीजनल भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उस बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसकी रीजनल भाषा में पढ़ाया जा रहा है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा नहीं। आर्टिकल 350 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्य को जिम्मेदारी देता था कि लोकल अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा बच्चे को एडिक्वेट फैसिलिटी ताकि उसको इंस्ट्रक्शन मदर टंग के अंदर मिल सके उसकी प्राइमरी एजुकेशन के अंदर। ये स्टडी ये बताती है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। साथ में आर्टिकल 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यूनियन गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है कि हिंदी का प्रमोशन किया जाए, पर हिंदी का प्रमोशन भी उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। इसके अलावा GS3 के ऊपर बात करते हैं तो सेंटर ने बैन कर दिया है ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर। क्यों किया है? रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत के अंदर जो राइस की हार्वेस्ट बोना है, मतलब राइस को जो सो किया गया है जितने एरिया में, वो एरिया बहुत कम है। मतलब पिछले साल लगभग 403.58 लाख हेक्टेयर तक की जमीन के ऊपर चावल को बोया गया था पिछले खरीफ सीजन में। इस बार 325.38 लाख एकड़ पे ही हम लोगों ने चावल बोया,
चावल की बोनी जो है वो इस बार कम हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई है कि चावल की बोनी के कम होने के साथ में हम लोगों को देखने को मिला है कि जो चावल है उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर उसकी डिमांड बढ़ रही है। 4.178% तक एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, भारत के अंदर हुआ नहीं था। ये एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया। इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड बढ़ रही है, इंडिया के अंदर भी शॉर्टेज है तो इंडिया में भी डिमांड बढ़ रही है। तो इंडिया की डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रोकन राइस को, ऐसा चावल जो यूज किया जाता है जानवरों को खिलाने में, ऐसा चावल जो यूज किया जाता है इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भारत सरकार द्वारा बैन लगाया गया। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है, कई बार आप देखते होगे ना कि लोन ऐप्स होता है ना, लीगल लोन ऐप्स, लीगल तो है पर लोन ऐप है, लोन देते हैं। पर ये लोन ऐप जो है वो कई बार इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा दे देते हैं, कई बार टीजर लोन देते हैं। टीजर लोन क्या होता है? ये टीजर लोन का मतलब होता है शुरुआत के अंदर आपको 1-2 महीने कहा जाएगा कि, या फिर 1 साल तक कहा जाएगा कि 4% तक का इंटरेस्ट रेट देना, उसके बाद में 2 साल के बाद 15% का इंटरेस्ट रेट, टीजर। तो इस तरीके के इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर लगाए जाते हैं जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को कहा है कि एक लिस्ट तैयार करो इन लोन ऐप की और उसके अंदर देखो कि कौन गलत प्रैक्टिस कर रहा है और उनसे उनके लाइसेंस जो है वो वापस ले लो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी के ऊपर मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।